मॉर्निंग बच्चों, आपकी ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। इससे पहले हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि भूगोल क्या होती है, भूगोल का क्या अर्थ होता है, कौन कौन सी भूगोल होती है। और उसके अध्ययन के बाद में हमने पढ़ा है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, या अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं भी आपने पढ़ी है। और कौन कौन से विचारधाराएं भी उन भूगोलवेताओं ने दी थी वो भी आपने पढ़ा है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भूगोल की प्रगति, यानी भूगोल एक प्रगति के रूप में किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है, भूगोल की प्रगति क्या होती है। भूगोल की प्रकृति, यानी भूगोल की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, क्या क्या होता है इस प्रकृति के अंतर्गत। हम समझ सकते हैं कि जो भूगोल होती है उसकी प्रकृति, यानी प्रकृति का मतलब होता है हमारा जो चारों ओर का आवरण है या वातावरण होता है, या हमारी जो भूमि है उसे हम प्रकृति कह सकते हैं। जिस प्रकार से भूगोल होता है वो प्रकृति के रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी कि हम देख सकते हैं प्रसिद्ध जो भूगोलवेता है जिम ब्रूस, उसके अनुसार हम भूगोल की प्रकृति देखते हैं। यानी कि प्रसिद्ध भूगोलवेता जिम ब्रूस के अनुसार, यानी कि प्रसिद्ध जो भूगोलवेता था जिम ब्रूस, इसके अनुसार उन्होंने प्रकृति को क्या माना है, एक दूसरे के रूप में किस प्रकार से माना, पूरक माना गया है। यानी जिस प्रकार अर्थशास्त्र होता है उसका संबंध किसके साथ बताया गया है, उसी प्रकार भूगोल होता है उसका संबंध किसके साथ बताया गया है। तो ऐसी विवेचनाएं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रसिद्ध जो भूगोलवेता है जिम ब्रूस, उसके अनुसार है अर्थशास्त्र का संबंध किसके अनुसार बताया गया है। अर्थशास्त्र का संबंध, यानी आपको पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किसके साथ है, जिन ब्रूस के अनुसार, यानी भूगोलवेता जो जिन ब्रूस है उसके अनुसार अर्थशास्त्र का क्या उपयोग है या किसके साथ संबंध बनाए रखता है। यानी मनुष्य होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से संबंध बनाए रखता है। उसी प्रकार एक अर्थशास्त्र सब्जेक्ट होता है वो भी एक दूसरे के साथ क्या बनाए रखता है, संबंध बनाए रखता है। तो अर्थशास्त्र का संबंध होता है वो किससे होता है, कीमत के साथ होता है, कीमतों के साथ। यानी अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट ऐसा माना जाता है जिसका संपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, वो किसके साथ किया जाता है, कीमत के साथ किया जाता है। यानी कि किसकी कीमत क्या कितनी होती है, रुपए पैसे के साथ इसका क्या किया जाता है, संबंध किया जा सकता है। उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं भूग्रह शास्त्र, यानी भूमि से संबंधित जो भी होते हैं, भूग्रह शास्त्र का संबंध, यानी इसका संबंध, जो ये पुस्तक होती है भूग्रह शास्त्र की, इसका संबंध किससे बताया गया है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भूगोलवेता जिन ब्रूस के अनुसार भूग्रह शास्त्र का संबंध किससे माना जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको क्या करना है, देखना है कि जो भूग्रह यानी भू यानी भूमि होती है, ग्रह यानी भूमि के अंदर जो ऊपर होने वाला, तो इसका संबंध होता है वो किससे बताया गया है, चट्टानों से। यानी भूग्रह शास्त्र का संबंध किससे माना गया है, चट्टानों से माना गया है। क्योंकि जो भूमि से उत्पन्न होती है, चट्टानें होते हैं या जो भी पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, भूमि से ही उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार और भी ऐसे कई हैं, जैसे वनस्पतियों का संबंध, यानी उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि वनस्पतियों का संबंध वो किससे माना जाता है। वनस्पति का क्या अर्थ होता है कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, जो भी जड़ी बूटियां होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका संबंध भी क्या होता है, हर एक में किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है।
जिस प्रकार से आपको बताया कि अर्थशास्त्र होता है उसका संबंध कीमत के साथ है, यानी इसकी क्या कितनी कीमत रहती है, जबकि उसके बाद में भूगर्भ शास्त्र का संबंध है वो चट्टानों के साथ होता है, यानी पहाड़ पर्वत जो भी होते हैं उसके साथ में होता है। उसी प्रकार वनस्पतियों का संबंध होता है वो किससे होता है, पेड़ पौधों के द्वारा होता है या पेड़ पौधों के साथ होता है, पेड़ पौधों के साथ। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि वनस्पति का संबंध किससे बताया गया है, वनस्पतियों का संबंध होता है वो पेड़ पौधों के साथ होता है। उसी प्रकार आगे हम देखेंगे मानवाचार या मनुष्य, मानवाचार का संबंध या मनुष्य का जो संबंध होता है वो किससे होता है, मानवाचार या मनुष्य का संबंध किससे माना जाता है, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो वनस्पति होती है तो वो पेड़ पौधों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हो जाते हैं। भूगर्भ में होते हैं तो अलग अलग प्रकार की चट्टानें हो जाते हैं, पर्वत हो जाते हैं। उसी के साथ जो मानवाचार या जो मनुष्य होता है उसका संबंध किससे माना जाता है, यानी मनुष्य में भी कोई न कोई जातियां पाई जाती है, मनुष्य में भी क्या होते हैं अलग अलग प्रकार की जातियों का रूप होता है। तो इसलिए मानवाचार का संबंध वो किससे बताया गया है, जातियों से बताया गया है। जातियों से या जातियों के साथ, यानी हर मनुष्य की अपनी अपनी क्या होती है, अलग अलग जाति होती है। आपने देखा भूगर्भ जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध किसके साथ है, कीमत के साथ है। भूगर्भ शास्त्र का संबंध किसके साथ है, चट्टानों के साथ है, पर्वतों के साथ है। उसी प्रकार जो वनस्पति है उसका संबंध किसके साथ है, यानी पेड़ पौधों के साथ है। और मानवाचार है उसका संबंध किसके साथ है, यानी अलग अलग प्रकार की जातियों के साथ है। उसी प्रकार इतिहास होता है हमारा, इसी प्रकार इतिहास का जो संबंध होता है वो किससे बताया गया है, समय को बताया गया है। यानी इतिहास क्या करता है, सबसे प्रमुख रूप से समय को ज्यादा भाव देता है। यानी इतिहास रूप होता है एक ऐसा इतिहास माना जाता है जिसमें क्या होता है, सबसे जो समय ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो समय का ही किया जाता है। जो भी कार्य किया जाता है इतिहास से संबंधित, जो भी विवेचना लिखी जाती है उसमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, इसलिए इसका संबंध किससे बताया गया है, समय के साथ संबंध बताया गया है। उसी प्रकार यानी ये प्रसिद्ध जो भूगोलवेता है जीन ब्रूस, इन्होंने अलग अलग संबंधों के साथ अलग अलग रूपों में बताया गया है। यानी कि जो भी अर्थशास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है या वनस्पति है या इतिहास है, इस प्रकार के संबंध एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ा गया है, यानी कि एक दूसरे के प्रति विपरीत माने गए हैं। उसी प्रकार इस भूगोलवेता ने भूगोल का संबंध है वो किससे बताया गया है, यानी जो जीन ब्रूस भूगोलवेता है उन्होंने भूगोल का विषय या भूगोल का जो संबंध है वो किससे माना है, भूगोल का संबंध है वो किसके साथ जोड़ा गया है। मेन बिंदु आता है अपना स्थान के साथ। मेन टॉपिक ये है आपको भूगोल का संबंध है वो किसके साथ बताया गया, तो आपको याद रखना है कि स्थान के साथ। यानी ऐसा प्रश्न बन सकता है कि पक्षी जो भूगोलवेता है, या ऐसा भी देख सकता है कि जीन ब्रूस के अनुसार भूगोल का संबंध किससे है, यानी जीन ब्रूस के अनुसार भूगोल का संबंध किससे है, तो आपको लिखना है स्थान के साथ। यानी जो भी समय दिया जाता है वो भूगोल के अंतर्गत स्थान को दिया जाता है, क्योंकि जो भी पर्वत होते हैं वो कहां से निकलते हैं, एक स्थान या जगह से निकाले जाते हैं। या जो भी मनुष्य निवास करता है तो वो क्या करता है, जिस प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस जगह या स्थान को घेरते हैं। उसी प्रकार ये कोई मनुष्य होता है तो वो भी क्या करता है, इस जगह या स्थान को घेरता है। तो उसी प्रकार भूगोल का संबंध किसके साथ होता है, स्थान के साथ माना गया है। जिन ब्रूस
भूगोलवेता ने अलग अलग विवेचनाएं रखी थी, यानी किसी न किसी के साथ किसी न किसी का संबंध बताया है, एक दूसरे को संबंधित माना है। अब हम देखेंगे इसके अनुसार मानव भूगोल के जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, यानी मानव भूगोल की प्रकृति की बात में आते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र यानी मानव भूगोल के अलग अलग क्षेत्रों में इसे निर्धारित किया गया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, पहले सामाजिक, सामाजिक क्षेत्र या जो बोला जा सकता है सामाजिक भूगोल या क्षेत्र। दूसरा है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भूगोल। तीसरा है आर्थिक भूगोल। चौथा आता है राजनैतिक भूगोल। और आता है अलग अलग रूपों के आधार पर आर्थिक हो गया, राजनीतिक, जनसंख्या का भूगोल है, जनसंख्या के रूप में जनसंख्या भूगोल। ये इसके क्या माने जाते हैं, प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो ये कौन से हो गए, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या का भूगोल। और इसके साथ में छठवां पॉइंट आता है वो नगरीय भूगोल। नगरीय में क्या होता है, अलग अलग लोग होते हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो नगरों के अंतर्गत रहते हैं, कहीं कस्बों में, कहीं गांवों में, इस प्रकार से रहते हैं। तो ये क्या माने जाते हैं, उसके प्रमुख रूप से क्षेत्र माने जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि जो मानव भूगोल है उसके प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो राजनीतिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है या आर्थिक भूगोल है, इसके साथ साथ जो जनसंख्या का भूगोल है या नगर का भूगोल है, तो ये सभी उसके क्या माने जाते हैं, क्षेत्र माने जाते हैं। जिस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल है उसके उप क्षेत्र बताइए, या आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। तो आर्थिक भूगोल का एक ही अर्थ होता है कि हमें धन कमाने की पद्धति जिससे हम कह सकते हैं, तो वह क्या माना जाता है, आर्थिक भूगोल कहलाता है। यानी कि जो धन होता है, हम जिस वस्तु से या जिस सामग्री से कमाते हैं, तो वह क्या माना जाता है, आर्थिक का मतलब होता है आर्थिक धंधा या धन कमाने का जो तरीका होता है, तो वह क्या माना जाता है, आर्थिक भूगोल कहलाता है। जिस प्रकार से उप क्षेत्र पूछे आपको, आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र बताइए। आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र, तो ये तो प्रश्न माना जा सकता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र बताइए, तो हो गया है क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्र है या सांस्कृतिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, जनसंख्या, नगरीय। लेकिन प्रश्न इसमें से निकाला जा सकता है कि जो आर्थिक भूगोल है उसके उप क्षेत्र के बारे में बताइए। यानी क्षेत्र और उप क्षेत्र क्या होते हैं, अलग अलग। जिस प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम किससे करते हैं, जो संसार के साधन होते हैं वो क्या माना जाता है, उसका एक आर्थिक आधार माना जाता है। यानी कि संसार के माध्यम से हम रुपए पैसे कमा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका एक उप क्षेत्र हो गया। यानी धन कमाने का एक तरीका होता है, संसार का साधन भी हमारा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो परिवहन के साधन है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी इसके उप क्षेत्र माने जाते हैं। यानी आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र माने जाते हैं, जिस प्रकार दूसरा उप क्षेत्र हो गया। इसके बाद में अलग होते हैं जो भी कोई भी कार्य होता है, जिस प्रकार से परिवहन का कार्य हो गया, संसार का कार्य हो गया, या कोई अन्य कार्य में आता है,
अन्य कार्यों के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से हम कृषि करें तो वो भी क्या हो गया है, धन कमाने का तरीका हो गया है। इसके साथ साथ में हम पशु चारण का कार्य करते हैं तो वो भी क्या हो गया है, आर्थिक कार्य के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये क्या माने जाते हैं, इसके उप क्षेत्र माने जाते हैं, यानी ये सभी क्या है, इसके आर्थिक भूगोल के ही उप क्षेत्र है। इसी के साथ हम देखते हैं जिस प्रकार से कोई अन्य हो, जिस प्रकार नगरीय लेते हैं, नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल के उप क्षेत्र, यानी उप क्षेत्र। नगरीय भूगोल में कौन कौन से उप क्षेत्र आते हैं। जिस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है मानव भूगोल के क्षेत्र बताइए, तो नगरीय में आता है। लेकिन इसके बाद भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगरीय भूगोल के उप क्षेत्रों के बारे में बताइए। जिस प्रकार से कोई भी गांव होता है या कस्बा होता है तो वो क्या माना जाता है, गांव या कस्बा होता है तो वो क्या माना जाता है, उप क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। नगर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके अंतर्गत, नगरों के अंतर्गत क्या होते हैं, गांव, छोटे छोटे गांव भी होते हैं, उससे छोटी छोटी ढानियां भी होती हैं, या जिसे हम कस्बा बोल सकते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, इस नगरीय भूगोल के अंतर्गत आते हैं या उप क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं संस्कृति, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल देख लो या देख लो, इसके साथ में देख लो राजनीतिक भूगोल। उप क्षेत्र यानी संस्कृति क्या होती है, हमारी जो भी परंपरा होती है, जिस संस्कृति में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति होती है पहनावे के साथ, पहनावा, यानी हमारा पहनावा क्या होता है, अलग अलग संस्कृति के आधार पर जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं तो वो भी एक क्या हमारा पहनावा माना जा सकता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, संस्कृति का एक उपक्षेत्र माना जाता है या आधार माना जाता है। यानी किस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, या जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, या जो मारवाड़ी लोग हैं तो वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या माना जाता है, हमारी संस्कृति होगी। किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करते हैं, हमारे पड़ोस में किस प्रकार के लोग हैं या जो व्यक्ति हैं वो जीवन जीते हैं, तो उसके अनुसार ही हम चलते रहते हैं। उसी प्रकार जो राजनीतिक होता है उसमें क्या होते हैं, जो भी जनपद होते हैं, हम कह सकते हैं जनपद। जिस प्रकार से जनता द्वारा कोई भी जो चुना जाता है या व्यक्ति, जिस प्रकार से सरपंच माना जा सकता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, राजनीतिक का उपक्षेत्र माना जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी वार्ड पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वो सभी आते हैं। इसके बाद में ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है, और इसके अलावा हम 4 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देने जा रहे हैं, वो कॉपी के अंतर्गत आपको करना है। पहला प्रश्न होता है जो भूगर्भ शास्त्र का संबंध भूगर्भ का शास्त्र का संबंध किसके साथ है, तो आपको आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न आता है आपका आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताइए। अगला प्रश्न आता है आपका रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की
मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न आता है आपका मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्रों को बताइए। ये प्रश्न आपको कॉपी के अंतर्गत करने हैं और इसमें इनके आंसर भी लिखने और घर पर ये कार्य करना है। इसी के साथ हमारा जो भूगोल का पहला चैप्टर होता है वो समाप्त करने जा रहा हूं। इसके बाद में हम अगला यानी दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जनजातियों, इसके बारे में हम इसके आगे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।